नमस्कार। हिंदी उत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर BC जैन आज आपके लिए क्लास 10th क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया पाठ है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आए सबसे पहले पाठ का सार और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं। लेखक ने यह पाठ फादर कामिल बुल्के, नाम याद करिए मेरे साथ, फादर कामिल बुल्के पूरा नाम है, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत आए थे और भारतीय संस्कृति में ऐसे रच पच गए, हिंदी भाषा से उनका इतना लगाव प्रेम हो गया कि लगता ही नहीं कि वो विदेश से बाहर आए हैं। तो उनका एक संस्मरण, उनके साथ जो समय बिताया है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। सबसे पहले चैप्टर में जो स्टेप बाय स्टेप स्टोरी चलती है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेखक ने फर्स्ट पॉइंट शिकायत की है। क्या शिकायत है लेखक की? फादर की चूँकि मृत्यु हुई थी तो जो उसने समय बिताया तो वह ईश्वर से शिकायत करता है कि फादर की रगों में सभी के लिए मिठास, करुणा, अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। ईश्वर ने जहरबाद, उनको एक जहरीला फोड़ा हो गया था जिससे मृत्यु हुई, उसको जहरबाद कहा है। ईश्वर ने जहरबाद का विधान क्यों किया? जीवन भर प्रभु की आस्था, भक्ति, उपासना में बताया और अंत समय उन्हें कष्ट हुआ। तो सबसे पहले लेखक ईश्वर से शिकायत करता है। नेक्स्ट, सेकंड, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका वर्णन किया गया है कि वो एक पादरी थे। जैसा कि पादरी सफ़ेद चोगा पहने रहते हैं, वो भी हमेशा सफ़ेद चोगा पहने रहते थे और लंबी चौड़ी उनकी देह थी, गोरा रंग था, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद भूरी दाढ़ी और नीली आँखें। उनकी बाहें हमेशा सभी को गला लगाने के लिए आतुर रहती थी, अर्थात वो सभी से प्रेम करते थे। एक सेंटेंस लिखा बहुत बढ़िया कि उन्हें याद करना एक उदास, शांत संगीत तथा करुण के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। राइटर ने इसमें एक शब्द डाला है, वाक्य लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आशय स्पष्ट करने ऐसे पूछे जाते हैं। जब फादर बुल्के भारत में आए तो भारत में परिमल के साथ में उनके जो दिन गुजरे उसका वर्णन किया गया है। कैसा? परिमल एक संस्था का नाम था जो हिंदी साहित्यकारों की संस्था थी, जो घरों में बाहर गोष्ठियाँ, काव्य गोष्ठियाँ करते रहते थे। तो लेखक भी उसके सदस्य थे और फादर बुल्के भी उसके सदस्य बन गए। तो जब परिमल के सदस्य बने तो उनका सबसे पारिवारिक संबंध हो गया। विचार गोष्ठियों में गंभीर बहस और हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे। एक पर्टिकुलर शब्द दिया, हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे। पारिवारिक उत्सवों में बड़े भाई और पुरोहित की तरह उपस्थित हो जाया करते थे। लेखक का जब पुत्र पैदा हुआ तो पहली बार जो अन्नप्राशन का संस्कार होता है, बच्चे को अन्न खिलाने का, वो फादर ने ही किया। इसलिए वात्सल्य के कारण से लेखक लिखता है कि फादर की छाया देवदारू के वृक्ष के समान थी।
देवदारू जो वृक्ष सबको शांति और आत्मीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसके बाद फादर का पारिवारिक जीवन कैसा था और वो सन्यासी बन के भारत कैसे आए। जब उनसे पूछा गया तो वो अपने परिवार के बारे में बताते हैं। उनसे पूछा परिवार की याद नहीं आती है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था और उनकी जन्मभूमि थी रेम्स चैपल, जो वहाँ की एक सिटी है। माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई कर रहे थे तो लास्ट ईयर अंतिम वर्ष में थे, तो कोई सन्यासी पादरी के पास जाकर के सन्यास की इच्छा हुई उन्हें, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सन्यास लूँगा तो भारत जाऊँगा सेवा करने के लिए। उनकी एक शर्त मान ली गई और वो भारत में आ गए। अब जब भारत आए तो सन्यासी बनके भारत में आगमन हुआ, तो उन्होंने शिक्षा, रोजगार, जीवन यापन कैसे किया। नेक्स्ट, ये लिया है लेखक ने। 3rd ईयर इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम उन्होंने संन्यास ले लिया। अब भारत आए तो 2 ईयर्स, 2 साल तक वो भारत में जिस्टेट संघ जो कि पादरियों को धर्म प्रचार की शिक्षा देता है, वहाँ पर रह के उन्होंने ट्रेनिंग ली और 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से बीए पास किया। 1950 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास, आई रिपीट अगेन, याद करिए, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर PhD शोध कार्य किया और एक मातरलिंग का प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड, उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद नील पंछी नाम से किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विभाग अध्यक्ष बन गए। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया और बाइबल का भी उन्होंने अनुवाद किया। ऐसे टोटल भारत में 47 ईयर्स तक रहे और 73 वर्ष में उनका देहांत हो गया था। अब जब फादर से पूछा गया था, मैंने पहले ही बताया कि उन्हें याद आती है, तो उन्होंने बार बार यही कहा कि मुझे माँ की याद आती है और वह माँ से मिलने के लिए 2-3 बार परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, फादर द्वारा रिश्तों का निर्वहन। फादर ने एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश बनाया। वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और जिसके लिए उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया था। भारतीय संस्कृति में रच पच गए थे वो। उन्होंने मालूम एक बहुत अच्छा काम किया कि भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार रिश्तों का निर्वहन करते थे। जैसे लेखक ने 2-3 उदाहरण दिए। बच्चे का मैंने आपको बता ही दिया है कि पुत्र में को सबसे पहले अन्न खिलाने का काम उनने किया। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो सांत्वना देने के लिए सबसे पहले फादर उपस्थित थे। कोई बड़े भाई और सन्यासी के जैसे हमेशा खड़े रहते थे, सबसे मिलजुल कर बात करते थे, सबके सुख दुख में शामिल होते थे। किसी के यहाँ कोई उत्सव हो तो सबसे पहले उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार से उनका सभी से कैसा था, रिश्तों का भरपूर निर्वहन किया करते थे। फादर की मृत्यु एवं अंतिम यात्रा। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो लेखक कहता है कि 18 अगस्त 1982 सन याद कीजिए,
18 अगस्त 1982 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन, नाम दिया है कब्रगाह का, कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह पर एक ताबूत उतारा गया और उस ताबूत में फादर बुल्के की देह थी। मसीह विधि से अंतिम संस्कार किया गया और वहाँ पर बहुत जो हिंदी के प्रसिद्ध लोग थे, रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश जी, जैनन जी, निर्मला जी इत्यादि सभी उपस्थित थे। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और सेंट जेवियर्स के जो फादर थे उन्होंने फादर बुल्के के संबंध में एक दो सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट बोले कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती पर ऐसे अनेक रत्न पैदा हों, ये भावना उन्होंने श्रद्धांजलि में अर्पित की और सब लोगों ने दिया। लेखक ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वहाँ कौन कौन था, किसने कहा, इसको मैं कह नहीं सकता हूँ, अकथनीय है। तो एक सेंटेंस उसके लिए दिया, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात अनलिमिटेड लोग, अनलिमिटेड बातें, श्रद्धांजलियाँ थीं, उसको मैं लिखना समर्थ नहीं हूँ। इस तरह से सेंटेंस बोला। इसका आशय स्पष्ट करने भी आ सकता है, आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। दिव्य ज्योति का स्मरण, और लास्ट में वह छायादार, फल फूल, सुगंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक स्मृति पटल पर आजीवन रहेगी। इस तरह से वह एक दिव्य ज्योति, दिव्य पुरुष के रूप में भारत में रहे। लेखक ने उनका जो संस्मरण है वह यहाँ लिखा है। जैसा मैंने पहले बता दिया था कि लेखक की मृत्यु एक फोड़ा हो गया था उनके लिए, उससे हुई थी, जिसको जहरबाद नाम दिया गया है। इस प्रकार से ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के संबंध में जो लेखक के संस्मरण है उस पर आधारित ये पाठ है। इस पाठ में से एक पठित गद्यांश, 3 प्रश्न और एक अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए चैप्टर को एनसीईआरटी से ध्यान से रीड करें आप, और जो मैं प्रश्न आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उन प्रश्नों को आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार की छाया, जो देवदारू का वृक्ष है, वह शांति और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो लेखक की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए थी क्योंकि वह सभी के सुख दुख में शामिल होते थे, उनकी बाहें सभी को गले मिलाने के लिए आतुर रहती थीं। भारतीय संस्कृति में रचे पचे थे। वह किसी बड़े भाई या सन्यासी के जैसे सभी के सुख दुख उत्सव इत्यादि में सामने रहते थे। गोष्ठियों में, हंसी मजाक में वह निर्लिप्त होकर के शामिल हुआ करते थे और सबको उनका संरक्षण प्राप्त था, इसलिए देवदार के वृक्ष की छाया जैसा कहा गया है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। चूँकि वो भारत के नहीं थे और भारतीय संस्कृति में इतने रच पच गए थे कि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत उत्कृष्ट काम किया। मैंने जो पहले आपको गिनाए हैं 3-4, वो भी आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। रामकथा उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की, ब्लू वर्ल्ड जो नीलपंछी अनुवाद किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया। भारतीय संस्कृति जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों में वो हमेशा शामिल हुआ करते थे, सुख दुख में शामिल हुआ करते थे। भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए उन्होंने प्रयास खूब किया, इसलिए भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, 4-5 पॉइंट है, उनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता से बीए किया
और 1950 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य PhD किया। फिर वही ब्लू वर्ड का नीलपंछी अनुवाद और सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे और बच्चों को पढ़ाते थे। इसके अलावा उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया, बाइबल का अनुवाद किया। इन सब कारणों से पता चलता है, एक और कारण लिख सकते हैं आप, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि उनका हिंदी प्रेम विशेष था। पाठ में के आधार पर फादर की छवि अपने शब्दों में लिखिए। जो फादर की छवि है उनका पावन चरित्र, सद्भावना, अपार स्नेह, मानवीय गुणों से समझ लो युक्त सहज हृदय इंसान थे। और उनका मैंने जो पहले बताया था, लंबी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें हमेशा सबके लिए मिलने के लिए आतुर रहती थीं। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 उदाहरण और दे सकते हैं कि बच्चे, लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न डालने का और उत्सवों में बड़े बच्चे भांति खड़े रहते थे। थोड़ा सा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? लेखक ने दिव्य चमक इसलिए कहा कि उनका पावन चरित्र था, सद्भावना थी, अपार स्नेह था, मानवीय गुणों से युक्त थे, सहज थे और हृदय में प्रेम था सब जीवों के प्रति। इस प्रकार से वह बड़े भाई के जैसे सबको प्रेम करते थे, इसलिए उनको क्या कहा लेखक ने? मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। फादर ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग नई छवि प्रस्तुत की। वह कैसे? चूँकि वह सन्यासी ये होता है कि घर गृहस्थी लोगों से उसका कोई मतलब नहीं होता है, जबकि फादर सन्यासी होते हुए भी इससे विपरीत कार्य किया। वो परोपकारी थे, वात्सल्य भाव था, परिचितों से उनका बहुत लगाव था, सबको गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। ईसाई और विदेश से आने के बाद भी भारतीय संस्कृति में रच पच गए थे। वो सन्यासी होते हुए भी उनकी जो छवि थी वो परंपरागत ट्रेडिशनल जो सन्यासी पादरी होते हैं उनकी छवि से उनका बिल्कुल अलग ही व्यक्तित्व था। इस प्रकार से ये NCERT के प्रश्न। एक प्रश्न जो मैंने आपको पहले बताया कि आशय स्पष्ट करने का भी आ सकता है, नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो वही आपको लिखना है कि जब 18 अगस्त 1982 को दिल्ली के कश्मीरी गेट पर निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा तो उनकी मृत्यु पर हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, श्रद्धांजलियाँ दी थी। तो उनको गिनना, उनको बताना, उसकी व्याख्या करना बहुत असंभव है, इसलिए लेखक ने लिखा कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। एक और जो मैंने आपको पहले बताया था कि उन्हें याद करना एक उदास शांत संगीत तथा करुण के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, इसका भी आशय स्पष्ट आ सकता है। ये मेरा क्लास टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल हिंदी उत्थान आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं ताकि मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके मेरे से जुड़ सकें और एक क्लास टीचिंग मेथड के द्वारा वो पढ़ सकें। धन्यवाद।